ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा जो है वो है ट्रांसफार्मर। ठीक है। ट्रांसफार्मर की पहले तो हम डायग्राम देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर किस तरह का दिखता है। ये ट्रांसफार्मर की बेसिक डायग्राम है। इसके अंदर क्या है, ये जो ब्लॉक है ना, रेक्टेंगुलर ब्लॉक, इसको कहते हैं कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। कोर क्या होती है, अभी तक हमने पढ़ा है ना, जिसपे वाइंडिंग वाउंड करते हैं उसे कोर कहते हैं। कोर है हमारी सॉफ्ट आयरन की। हमेशा हमने पीछे ही पढ़ा है, सॉफ्ट आयरन की कोर हम यूज करते हैं। सॉफ्ट आयरन की कोर है ताकि इजीली उसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रेवल कर जाए और इजीली बंद भी हो जाए। जैसे ही मैग्नेटिज्म हो तो ट्रेवल करे, नहीं हो तो रुक जाए। सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर हम क्या करते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, पहले हम जब सॉलिनॉइड बना रहे थे तो हम तो पूरी कोर के ऊपर वाइंडिंग कर देते थे ना। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ क्या है, यहाँ दो अलग अलग साइड्स हैं। एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड है, ये लेफ्ट वाली। ठीक है। ये ट्रांसफार्मर की राइट वाली साइड सेकेंडरी साइड कहलाती है। प्राइमरी साइड पे क्या करते हैं, प्राइमरी साइड पे हम ये वाइंडिंग्स वाउंड करते थे। देख रहे हो, ये टर्न्स है, यहाँ से अपने वायर लिया और पीछे से घुमाना शुरू कर दिया। ऐसे ये टर्न्स बना बना के यहाँ से इसकी लीड निकाल ली, एक ऊपर से लीड आ गई। ठीक है। इसी तरह सेकेंडरी पे यहाँ से हमने वायर लिया और इसको वाउंड करना शुरू किया, करते 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 इसकी यहाँ से नीचे की लीड आ गई। ठीक है। तो ये प्राइमरी टर्न्स हो गई, ये सेकेंडरी टर्न्स हो गई। ये प्राइमरी साइड हो गई, ये सेकेंडरी साइड हो गई। प्राइमरी साइड क्या होती है, जो इनपुट साइड होती है। ट्रांसफार्मर की इनपुट साइड को प्राइमरी साइड कहते हैं और ट्रांसफार्मर की आउटपुट साइड को हम कहते हैं सेकेंडरी साइड। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर काम क्या करता है? बेसिकली ट्रांसफार्मर जैसे कि नाम से जाहिर है, ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म करता है। क्या ट्रांसफॉर्म करता है? करंट एंड वोल्टेजेस। ठीक है। तो एक वक्त में दोनों को नहीं करेगा कभी भी, तो इसलिए ट्रांसफार्मर्स के नाम होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो वोल्टेज ट्रांसफार्मर को हम वीटी कहते हैं और करंट ट्रांसफार्मर को हम सीटी कहते हैं। ठीक है। कौन कौन से टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे पास? दो तरह के होते हैं। वोल्टेज ट्रांसफार्मर जिसे वीटी कहते हैं, करंट ट्रांसफार्मर जिसे सीटी कहते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ, ट्रांसफार्म हम करंट कैसे, वोल्टेज या करंट करते हैं, एक वक्त में ट्रांसफार्मर एक ही काम करता है। अगर ट्रांसफार्मर वीटी है यानी वोल्टेज ट्रांसफार्मर है तो सिर्फ वोल्टेजेस को ट्रांसफॉर्म करेगा। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या, कम से ज्यादा या ज्यादा से कम, दोनों बातें ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में आती हैं। ठीक है। और अगर वो करंट ट्रांसफार्मर है तो वो करंट को कम या ज्यादा करेगा। अच्छा, ट्रांसफॉर्म में कम भी करना आता है, ज्यादा भी करना आता है। तो इसलिए हमारे पास फर्दर कैटेगरी होती है ट्रांसफार्मर की, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है? जैसे नाम से जाहिर है, स्टेप अप, तो ये एक स्टेप अप कर देगा। इसका मतलब जो इनपुट साइड होगी ना, प्राइमरी साइड, उसका वोल्टेज कम होगा और जो सेकेंडरी साइड होगी उसका वोल्टेज ज्यादा होगा। तो ऐसा वोल्टेज ट्रांसफार्मर क्या कहलाएगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। हमारे कोर्स में हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, करंट ट्रांसफार्मर ज्यादा नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है। तो अगर हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी पे लो करंट आ रहा है, लो वोल्टेज आ रहे हैं, और सेकेंडरी पे हाई वोल्टेज है। ठीक है। ये हम डिजायर्ड, हमें पता होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या। अगर हमें सेकेंडरी पे हायर वोल्टेज चाहिए तो हम कंस्ट्रक्शन करते वक्त क्या करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन को ध्यान में रख के कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन अगर हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए तो हम क्या करेंगे, प्राइमरी साइड पे ज्यादा वोल्टेज आ रहा होगा, सेकेंडरी साइड पे कम वोल्टेज आएगा। तो स्टेप डाउन की भी अपनी कैलकुलेशन है, अभी हम कैलकुलेशन पढ़ेंगे कि कैसे कोई ट्रांसफार्मर स्टेप अप हो जाता है, कौन सा, कैसे कोई ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम कुछ पैरामीटर्स पढ़ लें कि प्राइमरी साइड पे जो करंट आ रहा होता है ट्रांसफार्मर पे, उसको आई पी से डिनोट करते हैं। आई स्मॉल पी का मतलब प्राइमरी करंट। और इस साइड पे जो वोल्टेज अपीयर हो रहा होता है अक्रॉस द एंड्स, उसे वीपी कहते हैं, यानी कि प्राइमरी वोल्टेज। ठीक है, प्लस ऊपर माइनस नीचे। इसी तरह सेकेंडरी साइड पे करंट जो है वो उसे आई एस कहते हैं और वोल्टेज को कहते हैं वी एस। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? सर रिपीट कर देंगे? पूरा? नहीं, वो आईपी और बीपी। देखो, प्राइमरी साइड पे जो वोल्टेज होगा ट्रांसफार्मर के, जिसे हम प्राइमरी वोल्टेज दे रहे होंगे उसे वीपी कहेंगे क्योंकि प्राइमरी वोल्टेज है। और तो प्राइमरी वोल्टेज की वजह से जो करंट जा रहा होगा उसे आईपी कहेंगे, प्राइमरी करंट है। इसी तरह सेकेंडरी पे हमें जो, प्राइमरी पे तो हम देंगे ना इनपुट है, सेकेंडरी पे आउटपुट देगा हमें ट्रांसफार्मर। सेकेंडरी साइड पे जो वोल्टेज होगा उसे वी एस का नाम दे रहे हैं हम, उसकी वजह से निकलने वाले करंट को आई एस का नाम है। ये तो अभी हमने सिर्फ सिंबल्स रिप्रेजेंट करने के लिए लिखे हैं ना।
ठीक है, वैल्यूज थोड़ी लिख रहे हैं अभी, तो वैल्यूज पे बात करेंगे ना। यहाँ तक क्लियर है कि ट्रांसफार्मर बना हुआ किस तरह, कंस्ट्रक्शन समझ में आ रही है ट्रांसफार्मर की? क्लियर। ओके। सॉरी। तीसरी चीज क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। जैसे ये टर्न्स दे रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, ये कितने, 1 2 3 4 5 6 करते करते समझो 20 हो गए। तो नंबर ऑफ टर्न्स है ना ये प्राइमरी साइड पे। तो प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एनपी से। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, पी का मतलब प्राइमरी साइड, ठीक है। इसी तरह इधर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉर एग्जाम्पल। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी साइड है, जिसको एन एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एन एस। क्लियर है? नंबर ऑफ टर्न्स भी बदल गया जी हमारा। सर। तो 3 पैरामीटर्स हो गए, वोल्टेज, करंट एंड एन नंबर ऑफ टर्न्स। तो प्राइमरी साइड का वोल्टेज वीपी, प्राइमरी साइड का करंट आईपी, प्राइमरी साइड की टर्न्स एनपी। सीधा सेकेंडरी साइड का वोल्टेज वीएस, सेकेंडरी साइड की करंट आईएस, सेकेंडरी साइड का नंबर ऑफ टर्न्स एनएस। तो अब हम देखते हैं कि भाई हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो वर्किंग किस प्रिंसिपल पे करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो है हमारा वो वर्किंग करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे, जो हमने इस चैप्टर के अंदर शुरू से पढ़ा है अभी तक। कैसे करता है भाई? फॉर एग्जाम्पल आपने प्राइमरी साइड पे करंट दिया, सही है। जैसे आपने प्राइमरी साइड पे करंट दिया या वोल्टेज दिया तो उसके वजह से करंट गया, इसके अंदर क्या हुआ, वोल्टेज और करंट अपीयर होगा इस वाइंडिंग के अंदर। अच्छा, एक बात याद रख लेना, कहीं नोट कर लेना, वैसे नोट्स में भी लिखा हुआ है कि ट्रांसफार्मर ऑलवेज वर्क ऑन एसी नॉट डीसी, ठीक है। ट्रांसफार्मर चलता ही एसी पे, ऑल्टरनेटिंग करंट पे चलेगा, डायरेक्ट करंट पे नहीं काम करता। ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल ही एसी है। तो आपने यहाँ पे एसी दिया, ऑल्टरनेटिंग करंट दिया, तो ऑल्टरनेटिंग करंट ने क्या किया, इस कॉइल के अंदर करंट की वजह से मैग्नेटिज्म जनरेट कर दिया। अब वो ऑल्टरनेटिंग करंट हर सेकंड में 50 बार चेंज हो रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो जाहिर है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगी, और ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इस कोर के तहत, कोर से होते हुए इस सेकेंडरी टर्न्स पे लिंक करेगी, तो क्या होगा, जितना यहाँ चेंज आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स में, उतना यहाँ चेंज आएगा। तो हमने क्या पढ़ा है, किसी भी कंडक्टर पे मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन आके अगर चेंज होना शुरू हो जाए, तो चेंज की वजह से उस कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जनरेट हो जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पे हो रहा होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट आएगा इस कॉइल में, ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लिंक होगी, इसके अंदर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। वो इंड्यूस ईएमएफ यानी कि वोल्टेज जो है वो वीएस कहलाएगा, उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो करंट जनरेट होगा वो आईएस कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक उसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ गया सबको? सर वापस रिपीट कर देंगे? या तुम पहली बार में सुनते नहीं हो गया? सर कर देना। पूरा रिपीट कैसे करूं, कोई क्वेरी हो तो पूछो ना। क्या समझ नहीं आया तुम्हें? सर भी आप क्या पढ़ाए थे? क्या कह रही हो? हेलो? जी सर, जब भी तो आपने कराया तो बता दें वापस। यार देखो, दोबारा अब ध्यान से सुनना, कोई आइसोलेशन की प्लेस में जाके सुनो, शोर बहुत आ रहा है पीछे से। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्राइमरी साइड पे हमने दिया ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि ट्रांसफार्मर वर्क करता है एसी पे। ऑल्टरनेटिंग करंट हर सेकंड में अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स, जिसकी वजह से इस कॉइल के अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना शुरू हो जाएगी। जाहिर है करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और चेंजिंग करंट की वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आती है। जैसे ही यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट आएगा प्राइमरी साइड पे, इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो आएगी, लेकिन वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगी। वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इस सॉफ्ट आयरन कोर से होते हुए इस कॉइल के अंदर जाएगी। तो इस कॉइल पे आने वाली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगी। जाहिर है ये लिंक मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है इसके अंदर, इससे लिंक हो रहा है। तो हमने कल क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, कि किसी भी कॉइल पे आने वाली लिंक मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स जो है जब चेंज होना शुरू हो जाएगा, तो उस कॉइल के अंदर क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है। आपने प्राइमरी पे ऑल्टरनेटिंग करंट दिया, इसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आई, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे लिंक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आके चेंज होना शुरू हुई। जब चेंज होना शुरू हुई तो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आ गया, जिसे हम वोल्टेज कह रहे हैं वीएस, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कह रहे हैं।
ठीक है, और इस वीएस की वजह से इसके अंदर आईएस प्रोड्यूस हो रहा है, जिसे हम सेकेंडरी साइड का करंट कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखो हमने देख लिया कि भाई कंस्ट्रक्शन क्या है ट्रांसफार्मर की, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ट्रांसफार्मर का। अब हम कैलकुलेशन पे चलते हैं कि भाई हमारी ट्रांसफार्मर में क्या कैलकुलेशन करें तो हमें पता चल जाए कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप और स्टेप डाउन का फर्क समझ में आ गया तुम्हें ईशा? जी स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? बताओ। सर क्या? स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? सर बेटा आप बता दें। हमारे पास पूरा दिन नहीं है इस बात के लिए, इसलिए पूछ रहा हूँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है। समझ में आ रहा है ना? तो बताओ जल्दी सर जल्दी। आप बता दें। ऐसा क्या होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर? हेलो एसन। कर गया था। अच्छा ये बताओ स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? सर वो वोल्टेज इंक्रीज करता है प्राइमरी टू सेकेंडरी से। वेरी गुड। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप डाउन सेकेंडरी टू प्राइमरी वोल्टेज नहीं डिक्रीज नहीं, करता है। नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी। टू सेकेंडरी हाँ, डिक्रीज करता है। प्राइमरी टू सेकेंडरी डिक्रीज करता है। स्टार्ट हमेशा प्राइमरी से ही होगा, क्योंकि हमारी इनपुट साइड जो है वो प्राइमरी है ना। सेकेंडरी तो आउटपुट साइड है, वो हमारे कंट्रोल में थोड़ी है। हमारे कंट्रोल में तो इनपुट है, हम इनपुट पे वोल्टेज देंगे। ठीक है, अगर वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में बनाना है तो हमारा जो हमारी कैलकुलेशन जो होगी वो ऐसे होगी कि प्राइमरी का वोल्टेज कम हो और सेकेंडरी का वोल्टेज बढ़ा हुआ हो। अगर हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना होगा तो हमारी कैलकुलेशन ऐसे होगी कि प्राइमरी साइड का वोल्टेज जो है वो ज्यादा हो और सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कम हो। ठीक है, ये तो हमारे ऊपर है ना। जैसे हम अगर एग्जांपल देते हूँ मैं तुम्हें कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है? जो आपने पीएमटी देखी है अपने एरिया में, घर के पास के इलेक्ट्रिक की पीएमटी होती है। पीएमटी एक ट्रांसफार्मर है जिसे जिसका फुल फॉर्म है पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर। पोल के ऊपर होती है इसलिए पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर है। उसमें क्या होता है, उसकी इनपुट साइड पे जो है वो 3 वायर्स आ रही होती हैं, देखी होंगी, वो 11,000 वोल्ट की होती हैं। लेकिन जो उसका आउटपुट साइड होता है ना, जहाँ से वायर हमारे घर में आ रही होती है मीटर पे, वो उसमें 4 वायर्स होती हैं। वो क्या है, वो सेकेंडरी साइड है उसकी। ठीक है, और उस पर वोल्टेज आ रहा होता है 440 वोल्ट। हालांकि इनपुट पे आ रहा होता है 11,000 वोल्ट और आउटपुट पे क्या आ रहा होता है 440 वोल्ट। तो ये क्या हुआ, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहाँ होगा? स्टेप अप होगा जहां पर पावर स्टेशन पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, वहां से जब हम ट्रांसमिशन लाइन पे इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं, जैसे बड़े बड़े टावर्स देखे होंगे आपने हाईवेज पे, इलेक्ट्रिक वो पोल्स नहीं, टावर्स, टावर्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उन टावर्स पे क्या होता है, हम स्टेप अप करके भेजते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। हमने पीछे पढ़ा था कि हम जो है जब ट्रांसमिशन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की तो हाई वोल्टेजेस पे करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जनरेशन आपकी हो रही है 16,000 वोल्ट पे, तो हम उसको स्टेप अप करेंगे और उसको हम डाल देंगे 1,32,000 वोल्ट पे, या 2,20,000 वोल्ट पे। तो वो स्टेप अप हो जाएगा जब प्राइमरी के वोल्टेज कम और सेकेंडरी के वोल्टेज ज्यादा। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स की। ठीक है, अब कैलकुलेशन पे चलते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो नो सर। सर। मुझे हमने लेट ज्वाइन किया था, समझ में आ रहा है? जी सर, थोड़ा थोड़ा। चलो रिकॉर्डिंग सुन लेना, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर डायग्राम गलत है, ये तो ये मैंने सही डायग्राम भेज दिया आप लोगों को, उसको उस पर पेस्ट कर लेना प्रिंट करके। अच्छा यूज क्या है भाई, इट इज यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज। कंस्ट्रक्शन क्या है, ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी कॉइल विच इज कनेक्टेड टू एसी सप्लाई। ये मैंने शुरू में बता दिया था कि ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि डीसी में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बनेगी। डीसी तो एक सिंगल डायरेक्शन में करंट भेजता है ना, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही नहीं होगी, तो इसलिए आउटपुट पे कुछ भी नहीं आएगा ना उसके सेकेंडरी पे। तो इसलिए प्राइमरी कॉइल पे एसी देना जरूरी है। ट्रांसफार्मर ऑलवेज वर्क ऑन एसी।
कोर किसकी होगी? कोर बनी हुई होगी लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन की, ठीक है। लैमिनेटेड का क्या मतलब होता है? आइडिया किसी को लैमिनेटेड का क्या मतलब होता है? एनी आइडिया? किसी को पता है? व्हाट सर? लैमिनेटेड का क्या मतलब होता है? लैमिनेटेड। नो सर। ईशा आपको पता है? नो सर। मुजदा? लैमिनेटेड का मतलब पता है? नो हेलो? सर। नो? चलो ये अच्छा, सबको नहीं पता, अब मैं बताता हूँ। सर आप कोटेड होना। क्या कोटेड होना। क्या होना? कोटेड किसी चीज से कोटिंग होना। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। आप लोगों ने, आपके घर पे ब्रेड आती होगी, डॉन की ब्रेड आती है ना, उसकी क्या होती है? स्लाइसेस होती है ना उसको। यस सर। की जो फुल फॉर्म होती होगी पहले, वो एक लोफ बना हुआ होगा, उस लोफ को कटिंग होती होगी, कटिंग करके देते होंगे ना आपको शॉपकीपर। तो ये कटिंग हुई है ना, ये लेमिनेशन है बेसिकली एक तरह की। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जो कोर है ना, कोर ब्लॉक नहीं है, लेमिनेटेड कोर है। लेमिनेटेड कोर किस तरह की होती है? अगर मैं तुम लोग को दिखाऊं, इसकी एक इमेज दिखाता हूँ। सर मतलब लेयर्स टाइप। हाँ, लेयर्स टाइप। इसकी मैं इमेज शेयर करता हूँ, रुको। ये देखो, इस तरह से देख रहे हो? ये देख रहे हो? ये देख रहे हो? छोटी छोटी यस विंडो सर। कटी हुई है रेक्टेंगुलर, और इन तमाम शीट्स को हमने एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे को चौथा रख दिया, ठीक है। इस तरह से लेमिनेटेड कोर है ये, ब्लॉक नहीं है पूरा। लेमिनेटेड शीट्स हैं, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे को तीसरा, जैसे एक बुक होती है ना, बुक की फॉर्म में, बुक के पेजेस हैं, एक पेज, दो पेज, तीन पेज, चार पेज मिला के पूरी बुक बन जाती है ना। लेकिन बुक पूरा एक मोटा पेपर तो नहीं होता ना, ठीक है। और हर लेमिनेशन, हर शीट के बिटवीन इंसुलेशन रखते हैं हम। क्यों रखते हैं? ताकि हीट ट्रांसफर ना हो एक कोर से दूसरे कोर में। तो एक शीट गर्म होती है अगर, तो दूसरी शीट गर्म ना हो, अगर गर्म होगी तो स्ट्रीम बन जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन्स की हीट जनरेट होगी, इलेक्ट्रॉन्स जो है हीट गेन करेंगे और हीट लॉस करेंगे। तो हम उससे बचने के लिए लेमिनेशन यूज करते हैं। और हर लेमिनेशन के बिटवीन जो है वो इंसुलेशन लगा देते हैं, जैसे कि कोई भी प्लास्टिक मटेरियल या पेपर मटेरियल या रबड़ मटेरियल कुछ ऐसा लगा देते हैं। रबड़ तो कम लगाते हैं हीट के, वरना मेल्ट कर देता है ना उसको। तो प्लास्टिक या पेपर लगा देते हैं ताकि वो हीट को आगे ट्रांसफर ना करे दूसरी शीट पे, ठीक है। तो लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट आयरन शीट सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल। सही है। सेकेंडरी कॉइल में क्या है? कनेक्टेड टू आउटपुट सर्किट। प्राइमरी कॉइल क्या है? जो हमने वायर राउंड किया हुआ था। सेकेंडरी कॉइल क्या है? दूसरी साइड पर, राइट साइड पर जो वायर राउंड किया हुआ था, ठीक है। ये आउटपुट पे कनेक्टेड होता है, प्राइमरी जो इनपुट पे कनेक्टेड होता है, जो कि एसी होती है। अब वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ते हैं, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया तुम लोग को। when AC is passed in primary coil, then a changing magnetic, charging लिखा हुआ है गलती से यहाँ पे, changing कर दो उसको, changing magnetic field is produced. The magnetic field lines travel through the soft iron core and cut the secondary coil. ठीक है, जो भी एक्सप्लेन किया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो प्राइमरी में चेंज हो रही होंगी, वो सॉफ्ट आयरन कोर के थ्रू ट्रेवल करते हुए सेकेंडरी कॉइल को कट करेंगी। सो ड्यू टू कट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ इज इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। सो द ट्रांसफॉर्मर वर्क्स अंडर द इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मर की जो इक्वेशन है ना, वर्किंग करने के लिए हम ये इक्वेशन फॉलो करते हैं, एन एस ओवर एन पी इक्वल टू वी एस ओवर वी पी, जब जिसमें एन एस क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी साइड, एनपी क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल ऑन प्राइमरी साइड। वोल्टेज इज द वोल्टेज एट सेकेंडरी साइड। वीपी क्या है? वोल्टेज ऑन प्राइमरी साइड। ठीक है, क्लियर है? अब हमें अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बनाना है, तो हम क्या करेंगे? पार्ट ए में देखो, इफ एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, देन वी एस इज ग्रेटर देन वी पी, दैट इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। देखो, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? हम तो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं ना ट्रांसफॉर्मर की। तो कंस्ट्रक्शन में हमारे हाथ में क्या? हमारे हाथ में तो टर्न्स है सिर्फ, या तो कोर है या तो टर्न्स है। तो हम क्या करेंगे? एनएस को ज्यादा कर देंगे, एनपी को कम कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल
मैं इस इक्वेशन को लेता हूँ और यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाता हूँ तुम लोग को। देखो अब मेरे पास क्या इक्वेशन है, मेरे पास इक्वेशन है ms ओवर np इक्वल्स टू vs ओवर vp। मैं कह रहा हूँ भाई मैं दूंगा vp इक्वल्स टू 1000 वोल्ट्स। मुझे जो है सेकेंडरी में वोल्टेज चाहिए 5 वोल्ट फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ ना। तो मुझे तो ये गिवन है, ये रिक्वायर्ड है। अब मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ ठीक है मैं टर्न्स को देखता हूँ। मैं कहता हूँ भाई vs ओवर vp का रेशियो निकालता हूँ कितना आ रहा है। ये आ रहा है भाई 1000/5, ये तो 200 आ रहा है। ठीक है, तो ये इक्वल किसके है, ये इक्वल है ns ओवर np के। ns ओवर np इक्वल्स टू 200। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि भाई इन दोनों का रेशियो 200 है। मैं इनको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ कि 200 को मैं फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें कर दूं कि 10 को 20 से मल्टीप्लाई, तो मैं कह दूं कि भाई मेरा जो है वो np प्राइमरी की वैल्यू है फॉर एग्जांपल एक सेकेंड, पूरा रेशियो मुझे 200 चाहिए ना। तो अगर रेशियो मुझे 200 चाहिए तो इसको मैं फॉर एग्जांपल ऐसे ले लेता हूँ कि 1000 इसकी वैल्यू ले लेते हैं, इसका फैक्टर बना लेते हैं। 200 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 2000 को मैं डिवाइड करता हूँ अगर 100 से, तो 20 बन जाएगा। तो मैं कह देता हूँ कि भाई मैं सेकेंडरी साइड पे ले लूंगा टर्न्स 2000 और प्राइमरी साइड पे ले लूंगा 100 टर्न्स। तो इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर 200 आ जाएगा। तो मेरी कंस्ट्रक्शन और ट्रांसफार्मर कुछ इस तरह की होगी कि सेकेंडरी साइड पे मैं 2000 टर्न्स दे दूंगा, प्राइमरी साइड पे मैं 100 टर्न्स दे दूंगा। तो जो ट्रांसफार्मर मैं इस तरह का बनाऊंगा ना, उस पे मैं वोल्टेज अगर 1000 देता हूँ ना प्राइमरी पे, तो वो मुझे सेकेंडरी पे 5 वोल्ट दे देगा। ठीक है, इस तरह से हो गई मेरी कंस्ट्रक्शन। तो मुझे ये इक्वेशन याद रखनी है कैलकुलेशन के लिए। अच्छा, इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म बता रहा हूँ। अगर कोई करंट ट्रांसफार्मर की बात करें ना, करंट के लिए ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी, आई पी ओवर आई एस हो जाएगी। ठीक है, एन एस अपॉन एन पी इक्वल टू वी एस अपॉन वी पी होता है, लेकिन एन एस ओवर एन पी इक्वल टू आई पी ओवर आई एस होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ सीधा सीधा जाहिर है कि एन एस इज ग्रेटर देन एन पी। एन एस 2000 है, एन पी 100 है, तो एन एस इज ग्रेटर देन एन पी। तो अगर आपको सेकेंडरी साइड का वोल्टेज बड़ा चाहिए तो सेकेंडरी साइड की आप नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा कर दें। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा। इसी तरह स्टेप डाउन में एन एस इज लेस देन एन पी, सो वी एस इज लेस देन वी पी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप अपनी नंबर ऑफ टर्न्स एट सेकेंडरी साइड कम कर देंगे प्राइमरी से। अच्छा, ये एक और चीज आगे चलते हैं हम। ट्रांसफॉर्मर के बारे में याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मर जो है वो वोल्टेज या करंट को वेरी करता है। ठीक है, पावर को नहीं करता। पावर हमेशा फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर विच इज 100% एफिशिएंट, पावर इनपुट इज इक्वल्स टू पावर आउटपुट। देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, पावर इनपुट इक्वल्स टू पावर आउटपुट। पावर का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर होती है V इंटू आई। ठीक है, तो पावर इनपुट यानी प्राइमरी पावर है VPIP, और पावर आउटपुट सेकेंडरी पावर है VSIS। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल और कैलकुलेशन है कि पावर को नहीं अमेंड करेगा। पावर अमेंड करनी भी नहीं चाहिए ना। देखो ट्रांसफॉर्मर तो हम अपनी आसानी के लिए यूज करते हैं कि कहीं पे हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करानी है तो हम वोल्टेज बढ़ा देंगे, कहीं लो वोल्टेज करानी है तो वोल्टेज कम करेंगे, तो आसानी है ना। इस चक्कर में हमारी पावर लॉस थोड़ी होनी चाहिए। पावर के तो पैसे हैं, हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हम तो पावर में करते हैं ना। आपने सुना होगा कि 500 मेगावाट का प्लांट लगाया हुआ है, तो मेगावाट जो है वाट तो पावर का यूनिट है ना। पावर ही तो जनरेट की जाती है। पावर को ही अगर हम लॉस करने लग जाएं तो हमारा नुकसान हो जाएगा ना इकोनॉमिकली। कंपनीज जो इलेक्ट्रिकल कंपनीज हैं, यूटिलिटीज हैं, वो बेचती ही आपको पावर है, पावर इनटू टाइम एनर्जी की फॉर्म में। अगर वही लॉस हो जाएंगे तो क्या फायदा। ठीक है,
तो आइडियल ट्रांसफार्मर में ये होता है कि पावर लॉस नहीं होती, लेकिन आइडियल हम कभी कोई चीज अचीव कर नहीं सकते, तो हम रियल बेसिस पे बात करेंगे। रियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? रियल ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं, कैलकुलेशन तो इसी पे होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसको हमें कंसिडर करना पड़ता है, जो कि आपकी एक्सक्लूसिव बात को जाहिर करते हैं कि आपके लॉसेस भी होते हैं। इक्वेशन यही रहेगी, लेकिन लॉसेस भी हमें कैलकुलेट करने होंगे, इसलिए हम हर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं कि कितना परसेंट एफिशिएंसी है लॉसेस को देखते हुए। उन लॉसेस को कम करने के लिए कुछ रेमेडीज होती है, उसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लॉसेस हमारे पास हैं 3 तरह के। सबसे पहला लॉस है एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर में, कॉपर लॉस। द एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू रेजिस्टेंस इन द कॉपर कॉइल्स। देखो जो हमने वाइंडिंग्स हैं, जो हमारी कॉइल्स हैं, जो प्राइमरी साइड है, सेकेंडरी साइड है, इन पे कॉइल्स हैं, इन कॉइल्स इन वाइंडिंग्स का मटेरियल क्या है? कॉपर, क्योंकि करंट फ्लो करता है इनसे। तो कॉपर क्या है? एक तरह का कंडक्टर है, तो हर कंडक्टर की अपनी रेजिस्टेंस होगी। तो इसकी रेजिस्टेंस जब बढ़ेगी करंट बढ़ने की वजह से, तो क्या होगा कि इसके अंदर से हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होगी तो क्या करेगा? एफिशिएंसी कम करेगा, कंडक्टिविटी ड्रॉप करेगा, और हीट के फॉर्म में एनर्जी को लॉस करवाएगा। इसी वजह से हमने क्या कर रहा है कि हम जो है वी यूज थिक वायर्स इन द कॉइल, द एनर्जी लॉसेस कैन बी रिड्यूस। थिक वायर क्यों? मोटे वायर यूज करेंगे तो हमें पता है एरिया बढ़ जाएगा। जब एरिया बढ़ता है तो हमने पढ़ा है कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, आर इक्वल टू एल अपॉन ए पढ़ा था ना हमने। तो R is inversely proportional to area. So if you will increase the area, आप मोटे कंडक्टर्स थिक वायर यूज करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस कम होगी तो हीट लॉस भी वो कम करेगा। रेजिस्टेंस की हीट लॉस कैसे होती है? आई स्क्वायर आर लॉसेस, याद है? पावर लॉस आई स्क्वायर आर। तो इफ आर विल बी रिड्यूस, आई स्क्वायर आर लॉसेस विल बी रिड्यूस। ठीक है, एक तो ये रेमेडी हो गई। दूसरा क्या है लॉस? एडी करंट लॉसेस। एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं? ये कोर लॉसेस होते हैं। कॉपर लॉसेस क्या होते हैं? ये कॉइल के लॉसेस होते हैं, ठीक है। और एडी करंट लॉस क्या होता है? कोर लॉसेस होते हैं। कोर क्या है? वो जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है ना जिसकी हम लेमिनेट शीट यूज की थी, वो कोर है सॉफ्ट आयरन की। तो सम करंट इज इंड्यूस इन द सॉफ्ट आयरन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। अब देखो सॉफ्ट आयरन कोर जो है बेसिकली वो भी तो एक तरह का कंडक्टर मटेरियल है ना, आयरन है ना, मेटल है। तो हो ये रहा है कि भाई हो सकता है, देखो जब आप उसमें से करंट गुजारेंगे कॉइल में से, तो कुछ करंट जो है वो उस कोर में से भी गुजरने की कोशिश करेगा, बहुत वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, क्योंकि जाहिर है एयर गैप फिर आ जाएगा उसमें तो वो फ्लो नहीं कर पाएगा। लेकिन बहुत छोटा सा सब्सटेंस होगा उस करंट का, जिसकी वजह से क्या होगा? आपकी सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो हीट अप होना शुरू हो जाएगी। तो उसको हीटिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? उस सॉफ्ट आयरन कोर को हम लेमिनेटेड बना देते हैं। लेमिनेटेड क्यों बनाते हैं? ताकि एक शीट से, एक सरफेस से कोर की दूसरी सरफेस पे एनर्जी ट्रांसफर ना हो, हीट ट्रांसफर ना हो। बीच में इंसुलेशन रखते हैं ताकि वो हीट वहीं रुक जाए। कि जब हीटअप हो जाएगी तो कोर जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज को लूज करना शुरू करेगी। लूज करेगी तो फिर क्या करेगी? मैग्नेटिज्म जो है वो स्टोर करना शुरू कर देगी। स्टोर तो नहीं कराना ना, मैग्नेटिज्म स्टोर ना हो, बस फ्लो करे उसमें से। तो एडी करंट causes heating effect in the core. To minimize this energy loss, we use soft iron core which is laminated. ठीक है, लैमिनेशन यूज करते हैं। देन वी हैव फ्लक्स लीकेज, कि फ्लक्स लीक करेगा कैसे? एटमॉस्फेयर में some of the magnetic field lines may escape to the surroundings as they travel through the soft iron core. This loss is called as flux leakage. The soft iron casing around the structure of the transformer reduces the flux leakage. अगर हम ऐसी खुली कोर रख देंगे हवा में तो जाहिर है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो एयर में भी ट्रेवल करती है ना, तो वो बाहर जाना शुरू होंगी, तो इसकी वजह से लीकेज आएगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर को ऐसे खुला नहीं बनाते, उसकी एक हम केसिंग बनाते हैं। आपने देखा होगा पीएमटी, पीएमटी के बाहर एक पूरी मेटल केसिंग होती है, उसके अंदर जाके कोर होती है, ताकि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर से बाहर स्केप ना हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। वन ऑफ द प्रॉब्लम इन द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द पावर लॉस। सबसे पहला जो है वो क्या है एडवांटेज? अगर आप हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करते हैं तो पावर लॉस आपका बच जाता है। दिस लॉस शुड बी मिनिमाइज फॉर मोर एफिशिएंसी इकोनॉमी। जैसे मैंने भी बताया था कि पावर लॉस नहीं होने देती कंपनी, कंपनी जनरेटिव पावर करती है, अगर वही लॉस हो जाएगी तो फिर फायदा नहीं है ना। इसलिए हम क्या करते हैं? हम ऐसी टेक्निक्स यूज करते हैं जिससे पावर लॉसेस कम से कम हो। जीरो तो आप किसी चीज को नहीं कर सकते, कम से कम हो ताकि आपका लॉस कम हो ना, इन फॉर्म ऑफ मनी। वन सोल्यूशन इज टू यूज थिक केबल्स सो दैट द रेजिस्टेंस आर इज लो।
कह रहे हैं कि भाई अगर पावर ट्रांसमिशन करते हैं ना, जो इलेक्ट्रिकल लाइंस आपके पास आ रही होती हैं फ्रॉम द पावर स्टेशन टू द सिटी, तो या तो उसको मोटा यूज करें, लेकिन ताकि इसकी रेजिस्टेंस लो, लेकिन उसको बहुत ज्यादा थिक यूज नहीं कर सकते ना। वजह क्या है कि जाहिर है फिर उनको होल्ड नहीं करा सकेंगे आप, वो एयर के अंदर होते हैं, इतनी हाइट पे होते हैं, जब ज्यादा हैवी होंगे तो गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, या हवा चलेगी तो टूट सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अभी आगे देखते हैं। One solution is to use thick cables so that resistance R is low, then the power loss as well as the heat in the cable with minimum. But other solution is to reduce the current I by using the step up transformer. देखो दूसरा सोल्यूशन जो इस केस में ज्यादा फीजिबल है, उसमें हम क्या करते हैं, हम अपना वोल्टेज लेवल बहुत बढ़ा देते हैं ट्रांसमिशन करते वक्त। उससे क्या फायदा होता है, जब हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करेंगे तो करंट खुद ब खुद कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पावर तो कांस्टेंट है, पावर इक्वल्स टू V इंटू आई। ठीक है, अगर मैं वोल्टेज बढ़ा दूंगा तो उतने ही प्रोपोर्शन से करंट कम हो जाएगा, ताकि V इंटू आई का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। ठीक है ना, ये बात समझ में आती है ना? किसी को इसमें डाउट हो तो पूछ ले कि V इंटू आई प्रोडक्ट कैसे कांस्टेंट रहेगा, V वोल्टेज बढ़ाने से करंट कैसे कम होगा। कोई डाउट है किसी को? हेलो, ओके। तो हम क्या करते हैं, हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करते हैं ताकि हमारा एक तो करंट कम हो जाएगा। करंट कम होगा तो क्या हो जाएगा, करंट की वजह से आई स्क्वायर आर लॉसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि पावर लॉस की वैल्यू क्या होती है, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो या तो हम इसमें आर कम कर दें, जो कि अभी हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ज्यादा थिक वायर यूज नहीं कर सकते ना ट्रांसमिशन में हम। तो हम आई कम कर देते हैं। आई कम करने से फायदा क्या होगा, आई स्क्वायर आर लॉसेस हैं, तो आई हम अगर 2 टाइम्स कम करेंगे ना तो लॉसेस 4 टाइम्स कम हो जाएंगे। आई स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर, तो हमें फायदा है। हम हाई वोल्टेज करेंगे तो करंट बहुत कम हो जाएगा, करंट बहुत कम हो जाएगा तो आई स्क्वायर आर लॉसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो हेंस द इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी ट्रांसमिटेड मोर इकोनॉमिकली एट हाई वोल्टेज एंड एट लो करंट। मोर इकोनॉमिकली क्यों? क्योंकि जाया कम हो रही है हमारी इलेक्ट्रिसिटी ना इन द फॉर्म ऑफ लॉसेस। एडवांटेज ऑफ एसी फॉर पावर ट्रांसमिशन, ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करने का क्या एडवांटेज है पावर ट्रांसमिशन में। AC rather than DC is normally used for long distance power transmission because transformers make it possible to change the voltage. DC voltages can be changed, but the process is relatively very difficult and expensive. So the transformer of course will not work with DC. तो हम AC पावर ट्रांसमिशन करते ही इस वजह से हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर वर्क ही AC पे करता है, और हमें ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों होती है, ताकि हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करें, लो करंट हो जाए, पावर लॉसेस कम हो। तो ये उसी सूरत में मुमकिन है जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी एसी की होगी। अगर डीसी की होगी तो हम इतनी आसानी से ये अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो सर, क्लियर। चलो वेरी गुड, हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रॉन्स या थर्मियोनिक एमिशन कहलाता है। इस पूरे चैप्टर का नाम समझो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, इसमें हमारा पहला टॉपिक है थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन क्या होती है कि कभी किसी हीटिंग किसी एलिमेंट को, मेटल एलिमेंट को जब हम हीट अप करते हैं ना, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स स्केप होना शुरू होते हैं। स्केप होना शुरू होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे यूजेबल बनाते हैं ये हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि एक बेसिक एग्जांपल अगर मैं दूं तो बल्ब की है। बल्ब में क्या होता है, फिलामेंट लैंप जो है वो उसको हीट करते हैं, तो क्या होता है, उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू होते हैं। ठीक है, अंदर जो बल्ब के अंदर गैस होती है उसकी आइंस को चार्ज करते हैं और ग्लो करना शुरू कर देता है बल्ब। ठीक है, तो थर्मियोनिक एमिशन इट इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल फिलामेंट एज हीटेड बाय पासिंग करंट। किसी मेटल फिलामेंट को करंट दिया, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। सिंस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द मेटल, व्हेन द करंट इज पास थ्रू द मेटल फिलामेंट, देन ड्यू टू रेजिस्टेंस हीटिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उनको हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। अच्छा, 1 मिनट रह गया, मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ ये सेशन।